हेलो दोस्तों। जो लोग इस बार सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चूँकि सेमेस्टर वन का फॉर्म फिलअप हो चुका है, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, सब लोगों का एक सब्जेक्ट बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, वो है हिंदी। बहुत सारे लोगों को चुनने के लिए दिया गया था सेमेस्टर वन में, और सेमेस्टर थ्री में भी बहुत लोगों को चुनने के लिए दिया गया कि लैंग्वेज पेपर क्या होगा। तो लैंग्वेज पेपर में दो ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश। तो बहुत सारे बच्चों ने इंग्लिश चुना और बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो हिंदी चुने, तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या हिंदी चुनने वाले की। तो जो लोग अपने लैंग्वेज पेपर में, जिसको लैंग्वेज पेपर को एईसी पेपर बोला जाता है, लैंग्वेज पेपर को अगर आप देखें तो आपका पेपर एईसी बोला जाता है, ठीक है। ये एमआईएल हिंदी है नाम उसका लैंग्वेज पेपर का, लेकिन पेपर जो कोड होता है ना उसको एईसी बोलते हैं। एईसी का मतलब होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के नाम पर एईसी पेपर होता है, और एईसी पेपर आपका एमआईएल हिंदी है। एमआईएल का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हिंदी, याद रखिएगा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हिंदी। और इसका ना तो कोई कंटेंट मिलता है और ना ही कुछ मिलता है, गैस पेपर भी मिल रहा है, तो समझ नहीं आता है क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आता रहता है कि सर हिंदी कोर का बनाया जाए, तो हम लोग हिंदी कोर का पूरा एक मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किए। मॉडल क्वेश्चन पेपर का मतलब ये होता है, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो इस बार विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, बीबीएमक्यू धनबाद या रांची यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो झारखंड के यूनिवर्सिटी और इवन बिहार के यूनिवर्सिटी में भी एमआईएल हिंदी का सिलेबस सेम रहता है, क्योंकि हिंदी के सिलेबस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता नहीं है, तो सिलेबस सेम रहेगा। तो ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो बीबी हो, विनोबा यूनिवर्सिटी हो, बीबीएमक्यू धनबाद हो, या आरयू हो रांची यूनिवर्सिटी, या कोल्हान यूनिवर्सिटी हो केयू हो, या नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो एनपीयू हो, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी हो एसएमयू हो, या बिहार का कोई यूनिवर्सिटी हो बीयू। बिहार बीयू लिख दिए, बट बिहार यूनिवर्सिटी नहीं है, बिहार में पटना यूनिवर्सिटी, मगध विश्वविद्यालय, ये सब आएगा। सारे यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस रहता है, और पूरा का पूरा कंप्लीट हम आपको पैकेज दे रहे हैं। ये जो सिलेबस है पूरा का पूरा यूट्यूब के ऊपर फ्री रहेगा, आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं, ये सारा फ्री क्लास है, सारा फ्री क्लास होगा यूट्यूब के ऊपर। और जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम का रूटीन आ जाएगा, चूँकि हम बात करें विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग, तो अभी सेमेस्टर वन का फॉर्म फिलअप हो चुका है, यहाँ पे उसका रूटीन आया नहीं है। कुछ जगह पे बीबीएमक्यू धनबाद में भी फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसका रूटीन अभी अभी तक तो नहीं पहुँचा है। और रांची यूनिवर्सिटी में भी फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी जहाँ भी फॉर्म फिलअप हो रहा है जिसका रूटीन आया नहीं है। तो रूटीन आ भी गया होगा अगर किसी जगह पे, और नहीं भी आया है तो आप अपनी तैयारी में लग सकते हैं आज से ही, क्योंकि एक हिंदी एक ऐसा पेपर है जो आपको 50 नंबर का एग्ज़ाम आपको लिखना है। हिंदी में आपको 50 नंबर का ही क्वेश्चन लिखना है, 50 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा इसका। और ये भी पास होना जरूरी है, क्योंकि पेपर का नाम क्या है, एईसी, ये एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के नाम से जाना जाता है। मैं आपको सारे लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू, सेमेस्टर थ्री, सेमेस्टर फोर, किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, हर स्टूडेंट के लिए जो सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, मतलब है ट्वेल्थ के बाद जितने भी कोर्सेज में आप जुड़े हुए हैं, चाहे बीबीए क्यों नहीं कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, सारे कोर्सेज के लिए हमने एक सेपरेट चैनल बना रखा है, यूट्यूब चैनल, जहाँ पे ये सारे वीडियो मैं डाल देता हूँ ताकि उन तक सारी जानकारी पहुँच जाए। उस सेपरेट चैनल का नाम है CWH यूनिवर्सिटी। ये नया नया चैनल, अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर उसमें है नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे जुड़े उनको सेपरेट वीडियोस मिले। यानी अगर यूनिवर्सिटी का बच्चा जुड़ता है जो यूनिवर्सिटी की जानकारी चाहता है, उसे मैं क्लास 11 का वीडियो नहीं देना चाहता, उसमें साइंस का वीडियो में नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमर्स आर्ट्स साइंस क्लास 11 क्लास 12 दोनों की पढ़ाई होती है। तो क्लास 11 क्लास 12 में कॉमर्स आर्ट्स और साइंस तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। तो एक ही बच्चे एक ही चैनल में सारा वीडियो जाएगा तो थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि जो व्यूअर जिसको देखना चाहता है उससे रिलेटेड वीडियो डाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हमने क्या किया है कि हमारे यहाँ कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग मेन चैनल है, इसको तो सब्सक्राइब करना ही करना है आपको, क्योंकि इसमें सारा नोटिफिकेशन जाएगा। इसके अलावा हमने ब्रांच चैनल बना रखे छोटे छोटे, जैसे कि अगर कोई क्लास 12 का बच्चा, 11th का बच्चा है, तो 11th और 12th के लिए CWH का मतलब होता है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, CWH कॉमर्स बना रखा है। अगर साइंस का क्लास 11 12 का देखना चाहता है तो CWH साइंस बना रखा है। आर्ट्स का देखना चाहता है तो CWH आर्ट्स बना रखा है। यूनिवर्सिटी वाले के लिए CWH यूनिवर्सिटी है। कंपटीशन के लिए जैसे TGT PGT नेट जेट ये सब के लिए अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो CWH कंपटीशन है।
यानी जिसकी तैयारी एक पढ़ रहे हैं CWH कर लगा दीजिए और उसके साथ उसको जोड़ दीजिए, तो आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे अलग अलग। तो आप लोगों को जुड़ना है CWH यूनिवर्सिटी के नाम से चैनल में। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि सारा कंटेंट वहाँ पे डाला हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है कि नहीं है, जो सब्जेक्ट का चाहोगे सारा सब्जेक्ट का कंटेंट उसमें डाला हुआ है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, अगर पीडीएफ आप मांगोगे कि पीडीएफ मुझे दे दीजिए, तो इसका कुछ चार्ज है, वो चार्ज आपको पे करना होगा। तो पीडीएफ के लिए आपको सारा पीडीएफ, सारा सब्जेक्ट का जितना सब्जेक्ट आपका होगा, सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ 200 में आपको मिल जाएगा। 200 रुपये में सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, जितने सब्जेक्ट आपके होंगे। तो 200 रुपये में ये पीडीएफ अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। पीडीएफ में दो चीज़ मिलेगा, एक पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो पूरा नोट्स होगा, और एक मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो हम लोग ये बना रहे हैं। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो काफ़ी है आपके लिए। ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके लिए इनफ है, काफ़ी है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं क्या पढ़ना है। किसी को कॉलेज दे देता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, किसी को दे दिया हेल्थ एंड वेलनेस, कोई है ग्लोबल सिटीजनशिप ले लिया है, कोई बच्चा हिस्ट्री ले लिया है। एमडीसी और बीएससी पेपर और एसईसी पेपर में पागल हो गया बच्चा लोग। तो उसके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग इस बार डिजिटल क्रांति करने जा रहा है फ्री क्लासेस के रूप में। सारा क्लास यूट्यूब के ऊपर फ्री रहेगा, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको तुरंत लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिले और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। जब आपका एग्ज़ाम पीरियड होगा ना, तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले जिसका भी एग्ज़ाम होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी का अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले से लगातार लाइव क्लास चलेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का, यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेस चलेगा। तो आप जुड़े रहोगे, सब्सक्राइब करके रखोगे, तभी तो। 2 चैनल है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग और CWH यूनिवर्सिटी, दोनों चैनल में लाइव क्लासेस चलेगा। तो आपको जुड़ के रहना है ताकि लाइव क्लासेस की जानकारी मिले, और जो मैं बताऊंगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, अब मैं ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अब मैं शुरू करता हूँ अपनी तरफ। और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, सेमेस्टर 2 के हमारे ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहेंगे हमारे ऑनलाइन बैच में जुड़ना, या ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो, तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज चलते हैं। और ऑनलाइन में क्या क्या मिलेगा, तो लाइव क्लास की सुविधा है, रिकॉर्डेड वीडियो की फैसिलिटी है, पीडीएफ नोट्स है, एमसीक्यू नोट्स है, और साथ ही साथ टेस्ट की सुविधा के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हम आपको देते हैं। ये सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलती है हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, जो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, तो आप इंस्टॉल कर लेंगे उसको। और जहाँ दिक्कत होगा मेरे नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एमआईएल हिंदी, हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का पैटर्न मैं बता दूँ। 50 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पता है, तो देख लीजिए क्वेश्चन का पैटर्न, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न। ये मैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का पैटर्न बता रहा हूँ, बीवीयू का। ये पैटर्न बीवीयू का, वैसे सारे यूनिवर्सिटी में यही पैटर्न होगा, बट अपना देख लीजिएगा एग्जाम पैटर्न क्या होगा। बीवीयू का क्या है कि पहला ग्रुप, 2 ग्रुप में क्वेश्चन पूछेगा। ग्रुप ए में जो है ना, वो 5 क्वेश्चन पूछेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन आस्क कर देते हैं, ASK। क्वेश्चन पूछेगा कितना और आंसर कितना करना है और मार्क्स कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5 क्वेश्चन पूछेगा, पांचों का आंसर करना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल 5 नंबर हो गया। तो 5 नंबर का ग्रुप ए में। ग्रुप बी में जो है, ग्रुप बी में आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, आंसर करना है 3 क्वेश्चन का, लेकिन एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। तो 15 इंटू 3 कितना हो गया, 45 नंबर। तो बताओ 45 और 5 50 नंबर हो गया। यही आपके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या बता दूं कि जो हिंदी वाले लोग हैं, जिनको भी एमआईएल हिंदी का एग्जाम देना है, AEC पेपर का देना है, तो आर्ट साइंस कॉमर्स सबके लिए एक ही परीक्षा होगी, एक ही डेट में होगी। और एक ही डेट में जब परीक्षा होगी हिंदी वाले लोगों के लिए, तो मैं क्वेश्चन पूछने का पैटर्न समझा दूं कि क्या क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है 50 नंबर में। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग हो सकता है, मैं स्पेशली ये बीवीयू के लिए बता रहा हूँ। बाकी का सिलेबस मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना सिलेबस चेंज होता है। जितना तो स्टूडेंट लोग शर्ट पैंट नहीं चेंज करता है, जितना स्टूडेंट कपड़ा चेंज नहीं करता, उससे ज़्यादा तो यूनिवर्सिटी सिलेबस चेंज कर दे रहा है। तो परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को भी देखना पड़ता है। तो बीवीयू का जो सिलेबस है उसमें 2 ग्रुप में क्वेश्चन पूछेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में बोला है कि 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 का आंसर करना, सारा आंसर करना, मतलब कंपलसरी पेपर रहेगा। 5 में 5 का आंसर करना, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 5 नंबर यहाँ से आ जाएगा आपको। और मतलब समझो कि MCQ नहीं है, सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन, मतलब ये मत सोचेगा कि MCQ पूछेगा, नहीं, सिंगल लाइन। देखिए इस तरह से मौन वाचन किसी के सहारे किया जाता है, बस इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर का पूछेगा, छोटा सा आंसर लिख देना है। दूसरा है ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन पूछना है, जिसमें से 3 आंसर करना। आंसर आपको 3 ही का करना है। एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का। इसका मतलब टोटल क्वेश्चन की संख्या आपके पास 10 होगी।
टोटल की क्वेश्चन की संख्या 10 होगी, जिसमें आंसर आपको 8 करना है। कोई भी 8 का कोई भी नहीं, ऊपर वाला 5 छोड़ के नीचे 5 में से 2 छोड़ना है, इसमें से 5 में से 2 छोड़ना है, और 50 नंबर का ये आपकी परीक्षा होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा ग्रुप ए में। ग्रुप ए में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है 1 × 5, मतलब 1 मार्क्स है और 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर के लिए, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? बोलता है मौन वाचन या अल्पभाषी। अल्पभाषी का मतलब क्या होता है? अल्प मतलब होता है कम बोलने वाला, कम बोलने वाले व्यक्ति को मौन वाचन कहते हैं। तथा अधिक समझने वाले शब्दों का प्रयोग सामाजिक संवाद में भाषाई संकेतों को विराट दर्शन कराने के लिए किया जाता है। यह साहित्यिक काव्य की एक रूपरेखा है जिसमें शब्दों का प्रयोग सीमित होता है। मतलब इतना मौन वाचन मतलब कम बोलिए और ज़्यादा मीनिंग हो। जैसे कविता जो होती है ना, जो पोयम लिखा जाता है, कविता लिखा जाता है, उसमें देखिए कविता छोटा रहेगा लेकिन उसमें बहुत सारा भाव रहेगा, कहानी बड़ा होता है। लेकिन कविता तो मौन वाचन का मतलब था कि कम बोलिए लेकिन ज़्यादा अर्थ हो उसका। ऐसा कीजिए कि कम बोलिए लेकिन अर्थ उसका क्या हो, ज़्यादा हो, तो इसी को मौन वाचन के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करने को क्या कहते हैं? सुन के अगर लिख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं श्रावण सारगर्भित लेखन, या ध्वनि लेखन भी हम लोग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि लेखन। अगर कोई व्यक्ति सुन के लिख रहा है, जैसे हम अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन के अपने कॉपी में लिख रहे हैं, तो उसे हम ध्वनि लेखन भी कहते हैं कि भाई सुन के लिख रहे हैं। या श्रावण हम लोग श्रवण सार्वगर्भित लेखन भी बोलते हैं। तो विद्यार्थियों द्वारा सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करने को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रवण सारगर्भित लेखन या ध्वनि लेखन के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, विद्यार्थियों में लिखने और सुनने की दोनों की क्षमता विकसित करने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों को में सुनने और लिखने की क्षमता डेवलप हो सके। वाक्य की इकाई क्या है? वाक्य की बोलता है वाक्य एक भाषा और साहित्यिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण शैक्षिक इकाई है। इसमें भाषा के विभिन्न पहलुओं से, जैसे कि शब्दार्थ, वाक्य रचना, भाषा के सार्थक विकास, अर्थ श्रुति, शिल्प इत्यादि अध्ययन किया जाता है। यह छात्रों के विचार को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान करने में मदद करता है। यानी वाक्य की इकाई जो है वो क्या करता है, हर वाक्य को आसानी से समझने लायक, उसको अपना मीनिंग बताने लायक, प्रस्तुत करने लायक, प्रभावी ढंग से दिखाने लायक, स्पष्ट रूप से दिखाने लायक बनाने के लिए हम लोग वाक्य की इकाई का इस्तेमाल करते हैं। वाक्य शब्द का हिंदी में अर्थ होता है विश्लेषण या विवेचन, जिसका मतलब होता है हम पूरा डिटेल बता देते। वाक्य लिखने को नहीं होता है, छोटी बातों को वाक्य में लिखना पड़ता था, इसका मतलब छोटी बात को हम डिटेल में जानना चाहते थे, उसको बोलते हैं वाक्य। पवन का संधि विच्छेद क्या है? मेरे ख्याल से सारे लोगों को पता है। पवन का क्या होता है? पवन का संधि विच्छेद होता है पुष्प जोड़ वान। ठीक है, पवन का क्या होता है? पुष्प जोड़ वान। बोलता है दोनों पुष्प और वान दोनों ही प्रत्यय हैं जो कि किससे बनते हैं? पवन शब्द को बनाते हैं। तो पवन शब्द को दो प्रत्यय बनाता है, एक पुष्प और एक वान। तो पुष्प प्लस वान इक्वल टू पवन। तो पवन का संधि विच्छेद समझ गए? बहुत खतरनाक था, बहुत लोग सोचेगा प जोड़ वन पवन, ऐसा नहीं होता है। जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसे क्या कहते हैं? जो बाएं हाथ से तीर चलाता है, दाहिने हाथ से चलाता है तो उसको हम लोग अलग चीज बोलते हैं। जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसे बामचारी बोलते हैं। बामचारी, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को बामचारी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये ग्रुप ए देखिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम ग्रुप बी में चलते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ग्रुप बी में हमने बहुत सारा क्वेश्चन डाल रखा है। भले हम आपको 5 पूछा जाएगा और 3 आंसर करना है, लेकिन मैं बहुत सारा डाल रखा हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर करना था, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं डाल रखा हूँ। तो आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी है, आपको 5 ही पूछा जाएगा और 3 आंसर करना है। मैं यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन डाल रखा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? उपसर्ग और प्रत्यय में आप क्या अंतर देखते हैं? तो उपसर्ग और प्रत्यय बहुत लोग जानते होंगे, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सफिक्स और परफिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बोलता है उपसर्ग संस्कृत शब्द जिसका अर्थ होता है ऊपर से संलग्न, ऊपर से जुड़ा हुआ। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को क्या करता है? बदल देता है। उपसर्ग एक ऐसा व्याकरण में प्रयोग होने वाला एक ऐसा शब्द है जो किसी भी शब्द से पहले जुड़ के उसके अर्थों को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। इसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग में जैसे यहाँ किसी भी जगह पे पहले जुड़ जाएगा शब्द से पहले और पूरा का पूरा शब्द क्या करेगा? बदल देगा। तो ऐसे में उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़कर उनका अर्थ बदल कर नए शब्द बनाता है। उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और उसके शब्द के मीनिंग को चेंज कर देता है, एक नया शब्द बना देता है। तो ऐसी प्रक्रिया को उपसर्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। उपसर्ग का उदाहरण है जैसे अन, आदि, अभी, अनु, अभी इत्यादि शामिल होता है। यानी ये जिसके साथ जुड़ेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? तो उपसर्ग होता है किसी शब्द से पहले जुड़ता है और प्रत्यय में किसी शब्द के बाद जुड़ता है।
प्रत्यय जो है किसी शब्द के बाद जुड़ के उसका मीनिंग बदल देता है, और उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका मीनिंग बदल देता है। यही बेसिक डिफरेंस है उपसर्ग और प्रत्यय में। इसको बोलते हैं परफिक्स और सफिक्स। एक है जो शब्द से पहले कुछ जुड़ेगा और उसका मीनिंग चेंज कर देगा, और एक है शब्द के बाद। प्रत्यय बोलता है शब्द के बाद किसी में सटता है और उसका मीनिंग चेंज कर देता है, और उपसर्ग शब्द से क्या होता है, पहले जुड़ता है और उसका मीनिंग क्या करता है, बदल देता है। देखिए, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ और या प्रयोग परिवर्तित कर देते हैं। ये भी अकेले में किसी शब्द के अर्थ नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही इस किसी के साथ जुड़ेगा उसका मीनिंग बदल देगा। जैसे लिए, जैसे उदाहरण के लिए वाला, ता, त्व, इन सभी में वाला, ता और त्व प्रत्यय है। प्रत्यय समझ गए? तो उपसर्ग होता है किसी शब्द से पहले जुड़ के उसके मीनिंग को बदल देना, और प्रत्यय होता है किसी शब्द के बाद में जुड़ के उसके मीनिंग को बदल देना। ये है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। तो इसको बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग लिखते भी हैं, ठीक है। जैसे वेतन, वेतन मतलब मजदूरी, और उसके पहले जोड़ दिए बकाया, तो मीनिंग बदल गया। मजदूरी मतलब होता है जो मजदूर काम करता है उसको हम पेमेंट देते हैं, उसको मजदूरी बोलते हैं, और उसके पहले जोड़ दिए बकाया, बकाया मतलब बाकी, तो मीनिंग बदल गया। मजदूरी खरी था तो समझिए पैसा दे दिए, मजदूरी का मतलब पैसा दे दिए तब ना मजदूरी। अब लिखा है बाकी मजदूरी, इसका मतलब पैसा नहीं दिए, पैसा बाकी है, तो मीनिंग बदल जाता है। ऐसी स्थिति में उपसर्ग और प्रत्यय होता है। एक क्वेश्चन में चिट्ठी लिखने भी आपको देगा, तो लिखा है कि आप अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या के समाधान हेतु एक किसी अखबार के संपादक को एक पत्र लिखें। अखबार के संपादक को एक पत्र लिखिए जिसमें आप एड्रेस कीजिए, बताइए संपादक को कि आपके क्षेत्र में जो बिजली की समस्या है उसको कैसे दूर करनी चाहिए। तो चलिए हम लिखते हैं चिट्ठी, और चिट्ठी लिखा हुआ आपके सामने, प्रिय संपादक। विषय लिखे हमारे समुदाय में बिजली संकट का समाधान, हमारी पूरी सोसाइटी में बिजली की समस्या उसका समाधान कीजिए। चिट्ठी में पहले लिखेंगे प्रिय संपादक, दूसरा लिखे विषय। यहाँ शुरू करते महाशय, महाशय है ना, मैं एक गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के लिए लिख रहा हूँ जो हमारे समुदाय को बहुत लंबे समय से प्रभावित कर रहा है, जिसका नाम है बिजली संकट। बार बार बिजली कटौती अविश्वसनीय सेवा निवासियों के लिए कड़ी असुविधा बन गई है, जिससे हमारे दैनिक जीवन और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ रहा है। जाहिर है कि मौजूदा बुनियादी ढांचा बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ है। हम मानते हैं कि अभी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जितना हम लोगों का बिजली का डिमांड है उतना पूरा करने में सक्षम नहीं है, हम भी मानते हैं। जैसे जैसे हमारा समुदाय बढ़ता चला जा रहा है, मौजूदा व्यवस्था पर दबाव और अधिक बढ़ता चला जा रहा है, यह स्पष्ट होता जा रहा है। हम उस मुद्दे को और अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यह न केवल हमारे आराम को प्रभावित करता है बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए भी जोखिम पैदा करता है। इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई उपाय पर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत सारे उपाय है जो हम सजेस्ट, सुझाव भी दे रहे हैं, हम पत्र भी लिख रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। सर ये सब बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। कौन कौन बिंदु? बुनियादी ढांचे का उन्नयन। सर बुनियादी ढांचा जो आपका जैसे ट्रांसफार्मर है तो सर उसका बढ़ाइए। पता चला कम केवी का ट्रांसफार्मर था, लोड नहीं ले पाता, बार बार डैमेज हो रहा है, तो उसको बढ़ाइए सर। ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, बोलता है कि ऊर्जा स्रोत को विविधीकरण करना चाहिए। एक ही चीज़ खाली ऊर्जा का रहेगा तो नहीं होगा। सोलर पैनल सिस्टम लाइए, कुछ तो लाइए जिससे आप ऊर्जा जनरेट कर सकें। आप खाली पानी वाले से बिजली बनाइएगा तो नहीं होगा। वो आप समझिए सर कि कैसे आपको बिजली प्रोड्यूस करना है और हमको देना है। सामुदायिक सहभागिता और शिक्षा, लोगों को बिजली को कैसे यूज करना चाहिए, वेस्टेज को कैसे बचाना चाहिए, उससे रिलेटेड शिक्षा दीजिए, लोगों को बताइए, समझाइए। आगे बोल रहा है आपातकालीन तैयारी भी करके रखिए कि अगर कभी शट डाउन हो जाता है तो आप कहाँ से सप्लाई करेंगे, इसकी व्यवस्था भी आपको करके रखनी चाहिए। ये सारा चीज़ हम उसको बता रहे हैं। सरकारी समर्थन और वकालत, कि सरकार को भी इस मैटर में समर्थन करना चाहिए, और सरकार को क्या क्या काम किया जाना चाहिए उसका वकालत भी करेंगे। अंत में लिखेंगे निष्कर्ष में हमारे क्षेत्र में बिजली संकट सभी हितधारकों से तत्काल ध्यान देने और ठोस कार्रवाई करने की मांग करता है। बुनियादी ढांचे के उन्नयन में निवेश करके, ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाकर, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देकर, आपातकालीन तैयारियों को बढ़ाकर और सरकारी सहायता की वकालत करके हम एक अधिक विश्वसनीय और लचीलापन विद्युत ग्रिड बना सकते हैं, और अब और भविष्य में हमारे समुदाय की जरूरतों को पूरा करेगा। ईमानदारी से हम ही लिख दिए, सतीश कुमार सिंह, मटवारी, हजारीबाग, मेरा नंबर है। हमने चिट्ठी लिख दिया। अब बिजली की समस्या सॉल्व हो या ना हो, चिट्ठी तो हमने लिख दिया। ये पूरा है चिट्ठी।
अब आपको बताते हैं कि लेखन, तीसरा क्वेश्चन, लेखन के दोषों के कारण को बताइए। जब कोई व्यक्ति लिखता है तो उसमें दोष होता है ना, कौन कौन सा दोष होता है, किस तरह से दोष पाया जाता है। तो लेखन मतलब है लिखने से संबंधित कौन कौन सी त्रुटियां होती देख दोष होते हैं। लेखन दोष कई कारणों से हो सकते हैं, यहाँ कुछ पूर्ण मुख्य कारण जो है उसकी चर्चा की जा रही है। पहला, अवस्थिति का प्रभाव। बोलता है लेखक की विचारशीलता और लेखन क्षमता भी विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। यदि वह टेंशन में है तो नहीं सही से लिख पाएगा, अगर तनाव में है, टेंशन में है तो नहीं लिख पाएगा, चिंता में है तो नहीं लिख पाएगा, अस्वस्थ है तो नहीं लिख पाएगा। तो वो जो व्यक्ति लिख रहा है कोई चीज़, किसी भी चीज़ को लिख रहा है, अगर वो व्यक्ति स्वस्थ है तो बहुत अच्छा लिखेगा, लेकिन अस्वस्थ है तो नहीं लिख पाएगा। तो बोलता है लेखन शैली जो है वो किस पर, बोलता है अवस्थिति का प्रभाव भी होता है कि किस पोजीशन में हो, उसका प्रभाव भी पड़ता है। अगर वो प्रेशर में है तो सही नहीं लिख पाएगा, अगर वो बीमार है तो सही नहीं लिख पाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेखन शैली जो है वो कब आप कर रहे हैं, अगर गलत समय में कर रहे हैं तो गलत लिखाएगा। आगे लिखा है समय की कमी, अगर समय की कमी रहती तो भी लेखन शैली अच्छे से नहीं हो पाता, अच्छे से हम लोग नहीं लिख पाते हैं। वो तो परीक्षा में आप लोग को समझ में आ जाता है कि खाली 20 मिनट बचा रही, 3 क्वेश्चन बाकी, एकदम दना दन दना लिख रहा है, तो उसमें लेखन शैली इनका आर का पार हो जाएगा, जैसे का तैसे हो जाएगा। राइटिंग तो खैर मत पूछो, अपने नहीं पढ़ पाएगा क्या लिख रहा है। तो ये होता है समय की कमी के कारण हमारी लेखन शैली जो है क्या होगी, कम हो जाएगी। संवाद और अभिव्यक्ति कौशल में कमी, अगर आपको बोलने और किसी बात को प्रेजेंट करने नहीं आता है तो आप अच्छे लेखनकर्ता नहीं बनोगे। तो एक अच्छा लेखनकर्ता वो व्यक्ति बनता है जिसको बोलने आता है और अपनी बातों को प्रस्तुत करने आता है। जो व्यक्ति अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाएगा वही एक अच्छा व्यक्ति लेखन शैली में अच्छा हो सकता है। लेखक की अनियमितता, अगर कोई लिखने वाला व्यक्ति लगातार ही लिख रहा है ना, जैसे हर दिन जो अखबार में लिखता है संपादक होता है, उसको लिखने का स्टाइल पता हो जाता है, तो बहुत अच्छी लेखन शैली उसकी हो जाती है। लेकिन जो अनियमित है, कभी लिखा कभी नहीं लिखा, कभी 2 साल में एक बार लिखा, तो वो अच्छा लिखने वाला नहीं बनता। लिखने वाला अच्छा लेखक वो बन सकता है जो नियमित है इसमें काम में, जो लगातार इस काम को करता रहा है। और संदर्भ और ज्ञान की कमी, जब अगर किसी व्यक्ति के पास रेफरेंस नहीं है, नॉलेज नहीं, तो नहीं लिख पाएगा। वही व्यक्ति अच्छे से लिख पाएगा जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है, वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख पाएगा, ध्यान रखना है। तो बोलता है लेखन शैली में क्या क्या कमियां होनी चाहिए बता चुके हैं। अब लेखन कौशल का महत्व और प्रकार पर का प्रकाश डालना है कि क्या महत्व है लेखन कौशल का और क्या इसका प्रकार होता है, कितने प्रकार के लेखन कौशल हैं, राइटिंग स्किल कितने प्रकार के होते हैं और राइटिंग स्किल का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, वीडियो जरूर आएगा आपके पास। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोग को भेजिए, क्योंकि जितना प्यार आपका मिलेगा सेकेंड वीडियो उतना ही जल्दी आप तक पहुँचेगा। थैंक यू।